आइए अगला आर्थिक घटना परिदृश्य आपका आर्थिक परिदृश्य है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना तो यह अरुणाचल प्रदेश की है। इसके तहत श्रमिकों के परिवारों के लिए मातृत्व लाभ 1,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 1,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है। इसके तहत प्राकृतिक मृत्यु मुआवजा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं पर दुर्घटना मृत्यु मुआवजा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने IB साथी पहल शुरू की है? कौन सी पहल? IB साथी पहल। तो IB साथी पहल जो है यह इंडियन बैंक की है। साथी का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक एक्सक्लूजन। तो साथी का पूर्ण रूप क्या है? सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक चैनलिसिस के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 154 देशों को शामिल किया गया है। चौथा संस्करण है यह। तो भारत ये जो है प्रथम स्थान पर है। किसमें? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 में भारत पहले नंबर पर है, दूसरे पर नाइजीरिया है, तीसरे पर वियतनाम है। तो पहले नंबर पर कौन सा कंट्री? अपना भारत है। किसमें? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 में। किसके द्वारा जारी किया गया है? चैनलिसिस के द्वारा जारी किया गया है। भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? तो बांग्लादेश का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? तो बांग्लादेश का। किस देश ने आधिकारिक तौर पर वैगनर समूह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यह UK है। वैगनर समूह का संबंध किस देश से है? तो यह रूस का है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा कब की गई है? 9 सितंबर 2023 को। इस गठबंधन में कितने देश शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं? तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में 19 देश एवं 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस कंपनी में विदेशी निवेश को स्वीकृति प्रदान की है? तो सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में। किस कंपनी में विदेशी निवेश को स्वीकृति प्रदान की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने? तो यह सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है। यह विदेशी निवेश कितने करोड़ रुपए का होगा? तो यह 9,589 करोड़ रुपए का होगा। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस दर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की घोषणा की है? यह वृद्धिशील नगद आरक्षण अनुपात है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन सा है? तो 13वां देश बना है भारत। भारत 13वां देश बना है किसमें? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला। इससे भारत को क्या लाभ होगा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय निर्माता अपने मापक यंत्रों का परीक्षण भारत में करा सकेंगे। OIML का पूर्ण रूप क्या है? तो OIML का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। अब आप सोच रहे हैं इंटरनेशनल पहले आ रहा है, यहाँ पर लिखा है OIML, तो OIML ही कहा जाता है। ठीक है, OIML ही है OIML। तो OMI बेसिकली क्या है? तो लीगल मेट्रोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स टू मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय निर्माता अपने मापक यंत्रों का परीक्षण भारत में कर सकेंगे। तो IOML नहीं होगा। ठीक है, जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। अब जैसे कि भारतीय जो आपका पुराना जो संसद भवन है उसका नाम क्या कर दिया गया है? संविधान सदन। ठीक है, तो संविधान सदन है, सदन।
अब यहीं कहीं लिखा था संविधान भवन, ठीक है, तो सदन ही भवन होता है, तो चाहे संविधान सदन आप किया गया है नाम, तो रखा गया है संविधान सदन, ब्रैकेट में भवन भी लिखा रहता है, तो संविधान सदन के रूप में है। जैसे बुक में लिखे थे संविधान भवन, तो संविधान सदन, याद रखिएगा। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है, इसकी स्थापना वर्ष 1955 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है स्विगी क्या है? स्विगी ने चौथ ई बाजार 2023 लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह गोवा सरकार के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को फंड देने की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य को। स्किल इंडिया डिजिटल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री के द्वारा 13 सितंबर को स्किल इंडिया डिजिटल। सॉवरेन गोल्ड बांड है 23 से 24 की इस अवधि के लिए खोली गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यह 2023 के लिए है। इस आविदान अवधि के दौरान बांड का जो निर्गम मूल्य है वह प्रति ग्राम कितना होगा? तो 5,923 रुपये है। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में यूपीआई लेन देन की संख्या के आधार पर कितना हो गया है? तो यूपीआई लेन देन की संख्या के आधार पर 10 बिलियन से अधिक हो गया है। इसमें कितने रुपए का कुल लेन देन हुआ है? तो 15.7 लाख करोड़ रुपए। तो ट्रांजैक्शन कितने आप देख, 10 बिलियन से अधिक ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें रुपए का जो लेन देन हुआ है वह 15.7 लाख करोड़ रुपए का है, और ट्रांजैक्शन काउंट करोगे लेन देन 10 बिलियन से अधिक। अगला प्रश्न है कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ। इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सहवित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। कैबिनेट ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास के लिए किस वित्त योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो यह है व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण। कौन सी? व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण है। वर्ष 2030 से 31 तक, यानी 2030-31 जो फाइनेंशियल ईयर है, कितने मेगावाट घंटे की BESS परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है? 4000। योजना के अंतर्गत बजटीय सहायता के रूप में पूंजीगत लागत के कितने प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता शामिल है? तो 40% तक। अगला प्रश्न है कि परिवहन किराया भुगतान करने हेतु देश का पहला ट्रांजिट कार्ड किस बैंक ने प्रस्तुत किया है? यह SBI बैंक है। इस कार्ड का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? मेट्रो, बसों, वाटर फेरी और पार्किंग शुल्क के लिए। किस प्रकार का कार्ड है? तो प्रीपेड कार्ड होगा। इस कार्ड से यात्रा के अलावा और कहाँ भुगतान किया जा सकता है? तो खुदरा एवं ई-कॉमर्स भुगतान भी किया जा सकता है। इस कार्ड का क्या नाम होगा? तो रुपे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है। अगला प्रश्न है गिफ्ट IFSC में भारतीय नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के द्वारा। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह G पद्मनाभन। अगला प्रश्न है इनवॉइस प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना? इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल अधिकार का शुभारंभ कब किया गया है? तो 1 सितंबर 2023 को किया गया है। यह पहल शुरुआती दौर में किन राज्यों में शुरू की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार का शुभारंभ शुरुआती दौर में जो किया गया है वह असम राज्य में, गुजरात में और हरियाणा में।
शुरुआती दौर में यह पहल किन केंद्र शासित प्रदेशों में, तो राज्य रहे असम, गुजरात, हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव है, दादरा एवं नागर हवेली है और पुडुचेरी है। यह पायलट योजना कितनी अवधि तक चलेगी, तो यह योजना जो है 12 माह तक, 1 साल है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में प्रत्यक्ष यानी जो पहली तिमाही है अप्रैल, मई, जून, इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है, तो 30% है, रुपये के संदर्भ में है। वहीं पर डॉलर में देखोगे तो 34% कमी आई है। इस अवधि में सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य ने प्राप्त किया है, तो महाराष्ट्र राज्य ने प्राप्त किया है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटका है, तीसरे नंबर पर तेलंगाना एवं नई दिल्ली है। इस अवधि में महाराष्ट्र में कुल कितना एफडीआई आया है, तो 36,634 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है पिछले वर्ष की तुलना में महाराष्ट्र को प्राप्त एफडीआई में कितने प्रतिशत की कमी हुई, 9% की। अगला प्रश्न है ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क के द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार पेपरलेस लेन देन का संचालन किया है, तो सिंगापुर के साथ किया है। पेपरलेस लेन देन का संचालन किसके साथ, सिंगापुर के साथ। अगला है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस गलियारे की घोषणा की गई। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई है। इस गलियारे हेतु समझौता ज्ञापन पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया है, भारत, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए और यूरोपीय संघ ने। एनटीपीसी, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता किया है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है नायरा एनर्जी। अगला प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है, तो संदीप बख्शी। यह नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की गई है, 3 वर्षों के लिए। भारत ब्रिटेन के मध्य 12वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई, नई दिल्ली में। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किया है। बैठक में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व चांसलर ऑफ यानी जेरेमी हंट, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर ने किया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, कौन सा, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो यह जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया। इसका थीम है ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इंक्लूसिव, रेजिलियंस, सस्टेनेबल। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का यह कौन सा संस्करण था, 4था था। तो आयोजन कहाँ हुआ है, तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। अगला प्रश्न है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, इसी में है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन दैट इज एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किन उत्पादों का अनावरण किया है, तो यूपीआई पर क्रेडिट लाइन, यूपीआई लाइट, एक्स टैप एंड पे, हेलो यूपीआई बिल पे कनेक्ट। तो एप्लीकेशन में आप देखते होंगे भारत एनपीसीआई में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का क्या कार्य होगा, तो यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का जो कार्य होगा वो हो ऋण तक आसान पहुंच बनाना। यूपीआई लाइट एक्स का क्या काम होगा, ऑफलाइन भुगतान। यूपीआई लाइट आप देखते होंगे तो वहाँ पर 5 लिखा होता है, 5 रुपये कर दीजिए। यूपीआई टैप एंड पे क्या कार्य करेगा, तो क्यूआर कोड और नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक के माध्यम से भुगतान करेगा। हेलो यूपीआई और बिल पे कनेक्ट क्या कार्य करेंगे, तो संवाद के माध्यम से भुगतान करेंगे। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, तो अदीब अहमद जीते हैं। अदीब अहमद हैं कौन, ये अबू धाबी स्थित
लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक हैं। अगला है, भारत की अग्रणी महिला फैशन ब्रांड डब्लू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अनुष्का शर्मा को। नैसकॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजेश नाम्बियार को। केंद्र सरकार ने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने में मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो केंद्र सरकार ने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने में मदद के लिए एडोब के साथ समझौता किया है। एडोब के साथ। एडोब किस देश की बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है? यह अमेरिकन कंपनी है। अगला प्रश्न है कि पहला राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पहला राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन का आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया है। सम्मेलन का जो आयोजन किसके द्वारा किया गया? यह मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किन देशों को 1.43 लाख टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति प्रदान की है? सफ़ेद चावल बासमती जो गैर बासमती है, भूटान को, मॉरिशस को और सिंगापुर को। निर्यात की अनुमति किसके माध्यम से दी गई है? तो NCEL नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के माध्यम से दी गई है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन भारत मुक्त व्यापार समझौता के लिए 12वें चक्र की वार्ता कब आयोजित की गई? 7 से 31 अगस्त 2023 के बीच। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता कब से प्रारंभ की गई? वर्ष 2022 से प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी में किस भारतीय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यह शक्तिकांत दास हैं, भारत जो RBI गवर्नर हैं। ठीक है, तो शक्तिकांत दास को प्राप्त हुआ है। ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर्स रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी। A+ श्रेणी में अन्य किन गवर्नरों को स्थान प्रदान किया गया है? तो स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन, वहीं पर वियतनाम के गुएन थी होंग हैं। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर्स रिपोर्ट कार्ड जारी जो किया गया है वह ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। किसके द्वारा? तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि कोटक महिंद्रा बैंक के किस MD एवं CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? यह उदय कोटक हैं। इस बैंक का अंतरिम CEO किसे बनाया गया है? दीपक गुप्ता को। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा। तो दीपक गुप्ता अंतरिम CEO बने। कार्यकाल 31 दिसंबर 2023। तत्काल चेकआउट के लिए रेजर पे ने किसके साथ साझेदारी की है? तो तत्काल चेकआउट के लिए रेजर पे ने ट्रू कॉलर के साथ साझेदारी की है। किस पेमेंट कंपनी ने स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो फ़ोनपे लॉन्च किया है। तो फ़ोनपे पेमेंट कंपनी ने स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है शेयर.मार्केट। किसके द्वारा सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान के लिए ALT ID समाधान लॉन्च किया गया है? सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान के लिए ALT ID समाधान जो लॉन्च किया गया है वो मास्टर कार्ड के द्वारा। ALT ID समाधान किस तरह के लेन देन से संबंधित होगा? तो यह गेस्ट चेकआउट लेन देन। गेस्ट चेकआउट लेन देन किस प्रकार का होता है? तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि पर किसी ग्राहक द्वारा बिना अकाउंट खोले खरीदारी करना। तो किसके द्वारा ये किया गया है? तो मास्टर कार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है, अमेजन ने MSME निर्यातकों के लिए सीमा पार लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया पोस्ट के साथ। किस सार्वजनिक उद्यम को नवरत्न दर्जा प्रदान किया गया है? नवरत्न का दर्जा तो राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा प्रदान किया गया है। तो किस सार्वजनिक उद्यम को नवरत्न दर्जा मिला है? तो राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड को। किसके द्वारा प्रदान किया गया दर्जा है? तो सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड को। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में
किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए किसके द्वारा कौशल विकास और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए हैं? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा। शिविर कहाँ आयोजित किए गए? तो गाजियाबाद और मेरठ में। अगला प्रश्न है, सिंगापुर की BOC एविएशन लिमिटेड ने वित्त पोषण हेतु भारत की किस एयरलाइंस के साथ समझौता किया है? इंडिगो के साथ। किसने बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनः गठन किया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने। पुनर्गठित बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेगा? तो पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेशियन पटेल करेंगे। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने इस वित्त वर्ष में कितने मूल्य के सकल व्यापार का आंकड़ा पार कर लिया है? तो 1 लाख करोड़ रुपए का। सरकारी ई मार्केट प्लेस GM क्या है? तो सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य एजेंसियों द्वारा वस्तु और सेवाओं की खरीद के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म है। सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM की शुरुआत कब हुई है? वर्ष 2016 में हुई है। RBI द्वारा लोन से संबंधित सभी तरह की जानकारियों के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म को। अगला है कि क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के लिए GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? 6% का अनुमान लगाया है। अगला है, IRIS नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो IRIS मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो यस बैंक ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारी उद्योग मंत्रालय ने किस कंपनी को PLI-ACC योजना के लिए स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्त किया है? भारी उद्योग मंत्रालय ने किस कंपनी को PLI-ACC योजना के लिए स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्त किया है? तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को। PLI-ACC क्या है? तो यह प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल है। किस संस्था ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.66% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो LIC है, भारतीय जीवन बीमा निगम। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कितना हिस्से अधिग्रहण किया? तो यह है 6.66%। अगला है कि किस बैंक ने मैरियट इंटरनेशनल के साथ मिलकर भारत का पहला ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने मैरियट इंटरनेशनल के साथ मिलकर भारत का पहला ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह HDFC बैंक है। अगला प्रश्न है कि लगभग 1 वर्ष में यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने वाला भारतीय स्टार्टअप कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग 1 वर्ष में यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने वाला भारतीय स्टार्टअप कौन सा है? तो यह जेप्टो है। जेप्टो क्या है? तो ये किराना स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होते हैं? तो यानी 1 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य पाने वाले निजी स्टार्टअप। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने GST अनुपालन के लिए किस बिल ऐप को अपनाया है? केंद्र सरकार ने GST अनुपालन के लिए किस बिल ऐप को अपनाया है? यह लकी बिल ऐप है। कौन सा बिल ऐप? लकी बिल ऐप। इस ऐप को किसने विकसित किया है, डेवलप किया है? तो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा डेवलप किया गया है। तो लकी बिल ऐप केरल के नाम से है, क्योंकि डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा डेवलप किया गया है। तो बेसिकली एक ऐप है लकी बिल ऐप। तो इस ऐप में क्या है, आप जो भी बिल खरीद के लाते हैं जिस पे GST लगा हो, आप वहाँ पर अपलोड करिए, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ आपको इंसेंटिव भी मिलता है। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेट से वंचित इलाकों में ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि को 200 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया है? तो 500 रुपये कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेट से वंचित इलाकों में ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि को 200 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया है? तो यह 500 रुपये है। UPI लाइट। यह ऑफलाइन भुगतान किसके जरिए किया जाता है? तो UPI लाइट वॉलेट के जरिए किया जाता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय एयरटेल पर नियमों का पालन न करने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो CCI ने भारतीय एयरटेल पर कितना रुपए का जुर्माना लगाया है? तो नियमों न पालन करने के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
इम्पॉर्टेंट है। तो अगस्त 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वह टेलीकॉम कंपनी है भारतीय एयरटेल। किस कंपनी ने यूस्ता फैशन स्टोर का अनावरण किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री का है। यूस्ता फैशन स्टोर किसका है? ये रिलायंस इंडस्ट्री का। अगला है, केंद्र सरकार ने आंशिक रूप से उबले चावल पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है? तो 20% का निर्यात शुल्क लगाया है। किस बैंक ने ग्राहकों के लिए इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट का शुभारंभ किया है? एक्सिस बैंक है। स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एनपीसीआई द्वारा यूपीआई सुरक्षा जागरूकता अभियान किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो यूपीआई चलेगा 3। यह किसका या कौन सा संस्करण है? तो भाई यूपीआई चलेगा 3, तीसरा संस्करण है। इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षित, आसान और त्वरित तरीके से यूपीआई को बढ़ावा देना। यूपीआई चलेगा अभियान को कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की स्थापना कब हुई है? वर्ष 2008 में। इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत। सिंगापुर और भारत के बीच शिपमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लीडिंग का पहला लाइव लेन देन किसके द्वारा पूरा किया गया है? तो डीबीएस और मैप ट्रांसको के द्वारा। यह पहल किसके द्वारा समर्थित है? तो इंटरप्राइज सिंगापुर के द्वारा समर्थित है। लेन देन किस ढांचे के तहत क्रियान्वित किया गया? तो ट्रेड ट्रस्ट किसकी पहल है? तो इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी IMDA की। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कौन सी? जनधन। प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफल कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 28 अगस्त 2023 को 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। 9 वर्ष, तो 9 कै 23 14, तो 28 अगस्त 2014 को यह स्कीम जो है शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त 2014 को। आरबीआई ने जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक के साथ किस बैंक के विलय को मंजूरी प्रदान की है? तो जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय को जो मंजूरी दी है वह अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक को। तो अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक प्लस जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक क्या होंगे? आपस में विलय होंगे। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ है अप्रैल 1935 में। किस बैंक ने महिलाओं के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर्स मार्केट्स और मास्टर कार्ड के साथ अनुबंध किया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है। वर्तमान में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CEO कौन है? तो अनुव्रत विश्वास हैं। किसने उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है? किसने उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की है? तो यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। बैठक किस शहर में रही? तो यह नई दिल्ली में है। प्रशिक्षण महानिदेशालय किस मंत्रालय के अधीन है? तो प्रशिक्षण महानिदेशालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन है। सहकारी क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े अनाज भंडारण योजना के लिए अंतर मंत्रालयी समिति का गठन 31 मई 2023 को किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना कम से कम 10 जिलों में लागू की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने तमिलनाडु के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण सुविधा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया? तो यह फॉक्सकॉन इंक ताइवान की कंपनी है। तमिलनाडु के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण सुविधा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। फॉक्सकॉन इंक ताइवान की है। यह अनुबंध कितने रुपए का था? तो 1600 करोड़ रुपए का था। अगला है CAIT। क्या है? CAIT कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स।
तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के निर्माण की घोषणा की? तो राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम। कॉन्फेडरेशन क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तो यह कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के निर्माण की घोषणा किया है? तो राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य होगा? तो यह व्यापारियों और उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, किस कंपनी की औपचारिक रूप से डिजिटल परियोजना वर्ल्ड कॉइन को शुरू किया गया है? तो ओपन एआई है। इस उद्यम के तहत जो लोग अपनी आंखों का स्कैन करवाते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है? वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो करेंसी और विश्व आईडी। व्यक्ति के आइरिस पैटर्न को स्कैन करके बायोमेट्रिक डाटा एकत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यह उपकरण है ओर्बे। तो ओर्ब उपकरण का उपयोग किया जाता है। ओपन एआई के सीईओ हैं कौन? तो सैम आल्टमैन है। ऑनलाइन गेम, कैसीनो और घुड़दौड़ पर जीएसटी कब से लागू होगा? तो 1 अक्टूबर 2023 से। 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेम, कैसीनो और घुड़दौड़ पर जीएसटी लगाई जाएगी। कितनी? मैक्सिमम कितनी है? 28%। जीएसटी काउंसिल द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्र सरकार ने लंबित अनुबंधात्मक विवादों के प्रभावी निपटान हेतु कौन सी योजना शुरू की है? तो विवाद से विश्वास 2 योजना। इस योजना की घोषणा कब की गई है? तो 23-24 की केंद्रीय बजट में की गई है विवाद से विश्वास 2 योजना की शुरुआत। इसी के साथ आपका आर्थिक परिदृश्य पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है।